हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग करियर पॉइंट में। और आज हम गणित का जो अनसॉल्व पेपर चल रहा था तो उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और आज हम 4 नंबर और 6 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे तो उनको आज सॉल्व करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के गा तक जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर लिया था, आज हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो घा है, क्योंकि ये 4 नंबर के सवाल होते हैं, तो सवाल अपना दिया है ए बी और सी डी वृत्त ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला एक त्रिज्य खंड दिया हुआ है जिसका केंद्र जो है वो ओ है। छायांकित भाग अपना ये वाला है। इतने भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि हम इस पूरे त्रिभुज त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो वही इसमें हम मान रख देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। अब चूंकि दो त्रिज्यखंड हैं तो इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं। थीटा 1 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या जो है वो हम R1 मान लेते हैं। तो R1 का स्क्वायर माइनस इसका जो त्रिज्यखंड का कोण है उसको हम थीटा 2 मान लेते हैं। तो थीटा 2 बटे 360 इंटू पाई, इसकी त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। तो R2 का स्क्वायर। तो जो R1 है, R1 का जो मान है अपने पास 21 सेंटीमीटर, ये R2 है, R2 का जो मान है वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान रख देंगे। वो दोनों के कोण जो है वो सेम बनेंगे 30 डिग्री का, यानी थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के जो मान होंगे वो 30 डिग्री का होगा। तो इसमें हम मान रख देंगे थीटा 1 का मान रख देंगे 30। तो 30 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू R1 स्क्वायर। तो R1 का मान जो है वो 21 सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 21 इंटू 21। थीटा 2 का मान रख देंगे 30 बटे 360 पाई का मान 22 बटे 7। आर का मान दिया है इसके लिए 7। तो 7 गुणा 7 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन 30 बटे 360 22 बटे 7 ये कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो 30 बटे 360 इंटू 22 बटे 7। तो यहाँ पर बचेगा 21 इंटू 21 माइनस यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 7। तो अब इसे हल करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट जाएगा। फिर 2 से कट जाएंगे। 2 छक्के 12, 11 दूनी 22। तो ऊपर बचा 11 बटे 6 गुणा 7। इसे सॉल्व करेंगे। 21 गुणा 21 करेंगे तो 441 माइनस 7 गुणा 7 करेंगे तो 49। अब इसको घटाएंगे तो कहे 11 बटे 6 गुणा 7 इंटू, अब 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेंगे, एक हांसत बढ़ जाएगी तो 5 हो जाएंगे। 14 में से 5 घटेंगे तो 9 बच जाएंगे। यहाँ एक हांसत हो जाएगी तो 3 हो जाएंगे। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 2 5 4 9। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट के देखते हैं। 7 से अगर हम भाग देंगे तो उसमें भाग देने के लिए 7 पन्ना 35 बचेंगे 4 42। 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35 बचेंगे 4, 7 6 42। अब 6 से इसको काटेंगे 2 से, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 8 16। तो अब बचा अपने पास ऊपर बचा 11 गुणा 28 और बटे में बचा 3। तो अब इनका गुणा करते हैं, फिर 3 से भाग दे देंगे। तो 11 8 88 बचेंगे, हाथ लगाएंगे 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30 बटे 3। 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 बचेंगे 2, 3 18, 3 18 ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसको हम 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे जो कि अपन को दिया हुआ होता है a बराबर bq + r, जहाँ a जो होता है वो भाज्य होता है, b जो होता है वो भाजक होता है
ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। इसको हम हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर जो शेषफल है r है, तो r का मान हमें दिखाना है कि वो 1, 3 और 5 के रूप का होगा, जहाँ 1, 3 और 5 सभी विषम संख्याएं होंगी। और जो भाजक होगा तो भाजक जो है वो 6 के रूप में होगा। यानी यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी, जो भी भाजक होता है या जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल जो भी होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा। यानी जो शेषफल हमारा आएगा तो शेषफल का जो मान होगा, शेषफल का मान हमेशा, मतलब इस सवाल में जो है भाजक अगर 6 है तो भाजक 6 है तो शेषफल जो होगा वो 6 से कम होगा। 6 से कम वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और शेषफल 5 हो सकता है। तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर में, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सवाल के हिसाब से, a बराबर 6q प्लस आर, जहाँ 6 जो है वो कोई भाजक है, q भागफल है और r जो है वो शेषफल है। तो r का मान हमारा यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो सकता है। तो इस वाले समीकरण में से समीकरण हम 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 में हम r का मान क्रम से 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखेंगे। तो r बराबर पहले हम 0 रखेंगे, 0 रखने पर a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 0 यानी 6q। फिर r बराबर हम 0 के बाद 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 1। फिर r बराबर 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 2। फिर r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 3। फिर r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 आ जाएगा। फिर r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5 आ जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं ये जो 6q है, 6q संपूर्णांक है क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा है, लेकिन जो 6q प्लस 1 है ये विषम पूर्णांक है क्योंकि 2 का भाग 6 में तो जाता है लेकिन 1 में तो जाता नहीं है। यहाँ पर 6q प्लस 2 है तो 6 में भी 2 से भाग जाता है, 2 में भी 2 से भाग जाता है, यानी ये संपूर्णांक हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो 6 में तो 2 से भाग जाता है लेकिन 3 में 2 से भाग नहीं जाता है, यानी ये वाली संख्या जो होगी वो विषम पूर्णांक हो जाएगी। ये वाली संख्या 6 में 2 से भाग जाएगा और 4 में भी 2 से भाग जाएगा तो ये समपूर्णांक हो जाएगा। लेकिन 6 में 2 से भाग जाएगा, 5 में 2 से भाग नहीं जाएगा, यानी विषम पूर्णांक अपने पास 6q प्लस 1 ये वाली संख्या विषम है, 6q प्लस 3 ये वाली संख्या विषम है और 6q प्लस 5 ये वाली संख्या विषम है। तो यहाँ हमें विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यही हमें दिखाना था कि जो विषम पूर्णांक होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ये अपना सवाल सिद्ध होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है cos a बराबर 2, तो 1/10a प्लस sin a बटे 1 प्लस cos a का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें वही अपना पुराना वाला फार्मूला अपन यूज करेंगे, लाल बटी का sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार और cosec थीटा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर cosec a का मान दिया है तो cosec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से कर्ण का जो मान है वो ऊपर वाली संख्या यानी 2 दिया हुआ है और नीचे जो होता है वो लंब का मान है, लंब का मान 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आधार का मान निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। तो अंडर रूट 3 जो है वो आधार का मान आ जाएगा। अब हमें मान चाहिए 1/tan a का sin a प्लस 1 प्लस cos a का। तो पहले हम tan a sin a और cos a के मान निकाल लेते हैं। तो पहले हम tan a का मान निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब का मान 1 दिया हुआ है और आधार का मान √3। साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन होता है कॉसिक का उल्टा, तो 2/1 है तो साइन ए का मान 1/2 हो जाएगा। फिर कॉस ए का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया हुआ है √3 बटे कर्ण का मान दिया हुआ है 2, तो √3/2। तो हमें tan ए, साइन ए और कॉस ए तीनों के मान पता चल गए। अब हम फॉर्मूले में इनको रख देते हैं। तो 1/tan ए प्लस साइन ए बटे 1 + कॉस ए, यहाँ मान रखते हैं। तो 1/tan ए का मान दिया है 1/√3 प्लस साइन ए का मान 1/2 बटे 1 + कॉस ए का मान √3/2। तो यहाँ से ये 1/√3 पूरी एक संख्या है तो ये ऊपर पहुँच जाएगी। तो √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 आ जाएगा, प्लस इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ऊपर वाली संख्या 1/2 ही रहेगी। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा और 1 का गुणा 3 में होगा तो √3 हो जाएगा। तो √3 प्लस 1/2, ये संख्या पलट जाएगी तो 2 पहुंच जाएगी ऊपर और 2 प्लस √3 रहेगी नीचे। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 2 √3 आ जाएगा। 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो 2 प्लस √3 इंटू √3 और 1 का गुणा 1 में होगा तो प्लस 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा √3 में होगा तो 2 √3 और √3 का गुणा होगा। जब भी दोनों सेम संख्या हो, रूट में गुणा हो तो केवल रूट हट जाता है, संख्या वही रहती है। तो √3 का गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर संख्या जो है वो 3 आ जाएगी, प्लस 1/2 प्लस √3। 3 और 1 जुड़ के यहाँ 4 हो जाएगा तो 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। तो ये यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ऊपर √3 प्लस 2/2 प्लस √3। तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को हम आगे लिख लेंगे और √3 को पीछे लिख देंगे और बटे में है 2 प्लस √3। एक जैसी संख्या है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के, तो यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी 2 रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं हमें, तो इन दोनों रेखाओं के हमें समीकरण खींचना है। फिर इसके बाद ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटेंगी और x अक्ष जहाँ होगा तो इन तीनों से हमें एक त्रिभुज का ग्राफ खींचना है। तो उसके लिए पहले हम रेखाओं के समीकरण खींचेंगे। तो रेखाओं के समीकरण के लिए पहले हम रेखा का समीकरण लिखते हैं x - y + 1 = 0। तो यहाँ से हम या तो x के बराबर में समीकरण निकालेंगे या y के बराबर में समीकरण निकालेंगे। तो हम y को बराबर किस तरफ भेज देंगे तो x + 1 = y हो जाएगा। तो यहाँ से जो y है तो y = x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x के मान हम रखने होते हैं और वहाँ से सॉल्व करके y का मान निकालना होता है। और x और y के मान हम इस प्रकार से रखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम रहे, ताकि जो ग्राफ बने तो ग्राफ बनाने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से हम x के कुछ मान अपने मन से रखेंगे और y के मान जो है वो निकलेंगे। तो कम से कम एक लाइन खींचने के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो कम से कम 3 मान हम x के रखेंगे, जिससे हमें 3 मान y के निकलेंगे। तो यहाँ से x और y, तो यहाँ से हम x के मान जो है वो रखेंगे और y के मान निकलते हैं। तो यहाँ से हम x का मान 1 रख देंगे तो 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा तो y का मान 2 हो जाएगा। यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगा तो y का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम x का मान 3 रखेंगे तो 3 और 1 जुड़ के हो जाएगा 4, तो ये y का हमें तीसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो बिंदु बनेंगे हमारे, तो बिंदु बन जाएंगे 1,2, 2,3 और 3,4। तो 3 बिंदु हमें पहली रेखा से प्राप्त हो गए हैं
तीन बिंदु हम दूसरी रेखा से प्राप्त करेंगे। तो दूसरी रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ से 2y बराबर निकालते हैं तो 12 बराबर उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब चूंकि हमें y बराबर चाहिए होता है तो 2 का हम भाग दे देंगे तो y बराबर हो जाएगा 12 - 3x और ये 2 आ जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ से y बराबर इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 12/2 - 3x/2। तो 12/2 6 हो जाएगा - 3x/2। अब यहाँ हम x के 3 मान रखेंगे जिससे हमें y के 3 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर x और y, तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर हम मान इस प्रकार से रखेंगे x का कि नीचे वाला 2 उससे कट जाए और फिर इसमें से 6 हम घटा देंगे। तो यहाँ हम x का मान इस प्रकार से रखेंगे कि वो 2 के गुणनखंड में आता हो। तो यहाँ हम x का मान 2 रख रहे हैं तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो एक मान हम रख के बता दे रहे हैं। 3 गुणा x की जगह हम 2 रखेंगे और बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। 6 - 3 तो 3 बच जाएगा। तो y का जो मान है वो 3 आ जाएगा। अब x की जगह हम 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 में से 6 कट जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा। और हम x की जगह अब हम 6 रखेंगे तो 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 9 में से 6 घटेगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके जो बिंदु हैं तो बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे। पहले x का मान फिर y का मान। तो 2,3, x का मान 4 और y का 0। तो 4,0, x का मान 6 और y का -3। तो 6, -3। अब इन बिंदुओं से हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम एक पैमाना बनाते हैं x अक्ष और y अक्ष का। ये x अक्ष हो गया, ये x का विपरीत x डैश हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये y का जो विपरीत है y डैश हो गया। अब यहाँ x का जो सबसे बड़ा बिंदु है यहाँ से 3 है और यहाँ से 6 है। तो हमें इस प्रकार से बिंदु नंबरिंग करनी है कि जो x अक्ष पर है वो 6 तक प्राप्त हो जाए और y अक्ष का जो निर्देशांक है सबसे बड़ा धनात्मक प्लस में 4 है और ऋणात्मक में 3 है। तो इस प्रकार से नंबरिंग देंगे कि वो हमारे ग्राफ में बन जाते हैं। तो अभी ये जो ग्राफ पर ये जो पैमाना खींचना होता है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खींचना होता है कि अगर क्वेश्चन में बिंदुओं का अंतर ज़्यादा है तो हम बड़ी बड़ी दूरियां लेकर के वर्ग अंतराल लेकर के ग्राफ खींचेंगे और अगर क्वेश्चन में हमारे बिंदु छोटे छोटे आते हैं तो छोटी छोटी दूरियां लेकर के हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में छोटी छोटी दूरियां हैं तो छोटे छोटे वर्ग अंतराल लेकर के हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक का वर्ग अंतराल ले रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ हमें पैमाना लिखना होता है। तो पैमाना लिया हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर जितने का हमने वर्ग अंतराल लिया है, जितने का अंतर लिया है तो वो लिखना होता है। हमने यहाँ एक एक का अंतर लिया है तो 1 और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर जितना y अक्ष पर वर्ग अंतराल लिया हो तो y अक्ष पर भी हमने इस सवाल में एक एक का अंतर लिया है तो ये भी आ जाएगा 1। अब इसकी हम जो हमारे बिंदु दिए हुए थे उन बिंदुओं से हम इस पर लाइन खींचेंगे। तो पहला बिंदु दिया है 1,2 यानी पहला बिंदु होता है x अक्ष का निर्देशांक और दूसरा होता है y अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर 2 है। तो x अक्ष पर 1 हो गया और y अक्ष पर 2 हो गया। तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा हमारा 1,2। फिर अगला बिंदु दिया है 2,3 यानी x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 3 है। तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा 2,3। फिर अगला बिंदु दिया है x अक्ष का 3 और y अक्ष पर 4। तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 4, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा 3,4। इन सभी बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को मिलाती हुई हमने एक लाइन खींच दी और ये जो लाइन जाती है ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। अगर लाइन टेढ़ी जाती है तो इसका मतलब हमने जो मान निकाले हैं x के और y के वो मान सही नहीं निकले हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइन बिल्कुल सीधी गई है यानी हमारे मान ठीक निकले हुए हैं। अब दूसरे बिंदु से एक और लाइन खींचेंगे। तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक है
x पर 2 और y पर 3, x अक्ष पर 2 है, y अक्ष पर 3 है, तो इसी बिंदु पर आ जाएगा 2,3। फिर x अक्ष पर 4 है, y अक्ष पर 0 है, तो x अक्ष पर 4 है और y अक्ष पर 0 है, तो ये बिंदु आ जाएंगे 4,0। फिर x अक्ष पर 6 है, y अक्ष पर -3 है, तो x अक्ष पर 6 है, y अक्ष पर -3 नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ से -3 और यहाँ से 6, तो यहाँ पर हमारा बिंदु मिल जाएगा 6,-3। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन भी हमारी सीधी जा रही है। तो अब सवाल में जैसा कि हमें दिया गया था, त्रिभुज के इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो जो हमारी त्रिभुजाकार पटल प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार से हमें ये त्रिभुजाकार पटल प्राप्त हो रही है और त्रिभुज के शीर्षों के जो निर्देशांक हैं, तो हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं। तो ये वाला शीर्ष ए हो गया, ये वाला शीर्ष बी हो गया और ये वाला शीर्ष सी हो गया। तो यहाँ त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए का जो मान है, यहाँ पर एक्स अक्ष को जहाँ पर काटा है, मान लीजिए एक्स अक्ष को -2 पर काटा है, वाई अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो ए के निर्देशांक -2,0, बी के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3 और सी के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। तो ये हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे और ये त्रिभुज का जो है वो हमने छायांकित कर दिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हमें x का मान निकालना है, जो भी x का मान आएगा वो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो अब यहाँ हमें दिया है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का जो मान दिया है वो हमें दिया हुआ है 360 किलोमीटर। अब वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो उसी यात्रा में वो 1 घंटे का कम समय लेता है। तो पहले हम यहाँ 360 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा दिए गए समय का मान निकालेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ हम लिखेंगे 360 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा समय। समय का मान हमें दिया नहीं है, तो यहाँ हम समय t घंटे का मान लेते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तय कर रहे हैं 360 किलोमीटर और चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद दूरी को चाल को हमें बढ़ाना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वृद्धि के पश्चात रेलगाड़ी की चाल अभी वर्तमान में हमें x किलोमीटर प्रति घंटा दी है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि के बाद चाल हो जाएगी x + 5। दूरी हमारी यही रहेगी 360 किलोमीटर। अब जब हमने चाल को x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है, तो यहाँ पर समय के मान में बदलाव होगा। तो अब यहाँ हम निकालेंगे समय। तो वृद्धि के पश्चात यात्रा तय करने में लगा समय। समय बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन अब जो समय लग रहा है वो 1 घंटे का कम लग रहा है। पहले t घंटे का लग रहा था, तो अब जो समय लग रहा है वो t - 1 लगेगा, क्योंकि जो भी समय पहले लग रहा था उससे 1 घंटे का कम लग रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी का जो मान है वो 360 किलोमीटर ही है। चाल का मान अब हमारे पास x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब यहाँ समय का मान, इसे हम समीकरण 1 दे देंगे, इसे समीकरण 2 दे देंगे। तो समय का मान समीकरण 1 से हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो t का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर
तो यहाँ ए की जगह 360/x -1 बराबर 360/x+5। तो 360x+5 बराबर किस तरफ आएगा? तो 360/x इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 360/x+5। ये एक बराबर किस तरफ जाएगा? तो प्लस का हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x+5 आ जाएगा। तो इस 360 का x+5 में गुणा हो जाएगा और इस x का गुणा 360 में हो जाएगा। 360x आ जाएगा, बराबर में 1 बच जाएगा। यहाँ इसका हम गुणा कर दे रहे हैं तो 360x प्लस 5 का गुणा 360 में होगा तो 0, 5 छक्का 30, हाथ से जाएंगे 3, 5 या 15, 15 3 18, 1800 माइनस 360x बटे x का x में गुणा होगा तो x² आ जाएगा। x का 5 में गुणा होगा तो 5x आ जाएगा, बराबर में 1 है। तो यहाँ माइनस 360 से ये प्लस 360 कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x+5 का गुणा 1 में होगा तो x+5x और 1 का गुणा 1800 में होगा तो बराबर में 1800 आ जाएगा। अब ये 1800 बराबर किस तरफ आएगा? तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसके गुणनखंड करेंगे तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका आपस में गुणा कर दें तो 1800 आ जाए और उनको आपस में घटा दें तो 5 आ जाए। तो अगर यहाँ पर गुणनखंड आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हम आसानी उसको हल कर सकते हैं, और अगर गुणनखंड प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम इसके गुणनखंड प्राप्त करके देख लेते हैं। तो यहाँ गुणनखंड प्राप्त करने के लिए यहाँ 1800 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 पंचे 10, फिर यहाँ फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20 बचेगा 2, 5 25, फिर 5 से देंगे, 5 9 45, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इन सभी जो गुणनखंड आए हैं तो यही गुणनखंड आपस में एक दूसरे से गुणा करने के बाद जो गुणा होगा तो गुणा में हमें 1800 प्राप्त हो जाएंगी, और जो अंतर होगा तो अंतर में हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके हम गुणनखंड करके देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इनका गुणा करें तो 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, और इनका गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो 40 गुणा 45 करें हम तो यहाँ से 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 और 2 18, तो 1800 प्राप्त होता है। और 45 में से अगर हम 40 घटा देते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो जाता है। तो गुणनखंड में वो दो संख्याएं जो हैं वो 40 और 45 प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ हम इसके गुणनखंड कर देंगे तो x² प्लस 45 माइनस 40, तो 45 में से हम 40 घटा देंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। x माइनस 1800 बराबर 0। तो x² प्लस 45 का x में गुणा होगा तो 45x, तो 40 का x में गुणा होगा तो माइनस का 40x, माइनस का 1800 बराबर 0। यहाँ हम इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 बच जाएगा। यहाँ माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x प्लस 45 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 45 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमें x माइनस 40 प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार हम यहाँ x प्लस 45 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर x का जो मान है वो माइनस 45 आ जाएगा। चूंकि जो चाल होती है वो कभी माइनस में होती नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ x माइनस 40 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान यहाँ से हमारा 40 आ जाएगा। तो x को जो भी x का मान है वो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो x का जो मान है वो हमारा 40 आया है, तो रेलगाड़ी की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 40 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।